ब्रेक के बाद सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि देशव्यापी हड़ताल पर हैं दवा बिक्री कारक। आपको बता दें कि देश भर में इसके चलते जो दवा व्यवसायी हैं वो संघ उनका हड़ताल पर है और इसके चलते पेशेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये हड़ताल जो है ऑनलाइन जो दवा बिकी जाती है बेची जाती है इसको लेकर इसके विरोध में देश भर में दवा व्यवसायी जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। करीब 8 लाख से ज्यादा दुकानें देश भर में बंद रहेंगी। वहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें लगभग 1,20,000 दुकानें बंद रहेंगी। दवा व्यवसायी जिनकी आज देशव्यापी संघ की हड़ताल है और ये जो हड़ताल है ऑनलाइन बिक्री के विरोध में है। इनका कहना है कि जो ऑनलाइन बिक्री की जाती है इसके चलते नकली दवा भी बेची जा रही है। हालांकि इसको एक चेतावनी के रूप में दिया गया है। जो आज की हड़ताल है देशव्यापी हड़ताल है लेकिन एक चेतावनी के रूप में है। हो सकता है कि अगर सरकार इसके प्रति सक्रिय ना हो तो फिर से ये आंदोलन बड़ा हो सकता है। दवा दुकानदारों की देशव्यापी हड़ताल है जिसके चलते पेशेंट को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सागर, देशव्यापी हड़ताल कई मायनों में महत्वपूर्ण तो है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर आज नैन्सी के पूरे जो देश के मेडिकल स्टोर्स हैं, केमिस्ट्स, फार्मासिस्ट हैं, वो हड़ताल पर चले गए हैं और लगातार आज की जो व्यापी हड़ताल है वो पूरे देश के अंदर इसका असर देखा जा रहा है। हालांकि कल एक जो मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थी खुद हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। ये जो पूरी हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि जो ऑनलाइन जो दवाइयों की बिक्री को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो दवाइयां हैं उनकी बिक्री पर रोक लगना चाहिए। हालांकि खुद जेपी नड्डा जो खुद उनके सेक्रेटरी हैं उनसे बात की गई थी तो उन्होंने मना किया था कि इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं आया है, लेकिन उसके बाद भी जो दवाइयां जो धड़ल्ले से बिक रही थी ऑनलाइन तो उसी को लेकर आज हड़ताल है। हड़ताल का जो देशव्यापी असर है वो देखने को मिल रहा है। इससे सीधा सीधा असर जो है वो यहाँ पर जो मरीज हैं उन पर पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन ये छोटी बात नहीं है, लगभग 8 लाख से ज्यादा दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। पेशेंट को काफी परेशानी होने वाली है। बिल्कुल नैन्सी के 8 लाख के करीब जो दुकान है पूरे देश भर के अंदर केमिस्ट से लेकर 1 लाख से ज्यादा खुद यूपी के अंदर जो दुकान है वो आज बंद रहेंगी। केमिस्ट की तमाम जो पूरा एसोसिएशन है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन तमाम अभी हम एम्स सफदरजंग अस्पताल के सामने जहाँ पर दवाइयाँ और केमिस्ट की काफी दुकान रहती हैं वो पूरी तरह से बंद है और जिससे वहाँ पर जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जेपी नड्डा ने साफ किया है, उनके सचिव से ने बिल्कुल इस तरह के जो प्रपोजल है उसको खारिज कर दिया है कि इस तरह का कोई ऑनलाइन नहीं है, ये गैर कानूनी है। इस तरह का अगर कोई देखता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमने नैन्सी देखा है कि अभी भी जो ऑनलाइन दवाइयां हैं वो बिक रही हैं। तो कुल मिलाकर उसी को लेकर यहाँ पर जो ये एसोसिएशन है मेडिकल और केमिस्ट के शॉप्स के लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। नैन्सी, सागर, क्या इसको सिर्फ चेतावनी माना जा सकता है या ऐसा तो नहीं कि अगर सरकार इसके प्रति सक्रिय न हो पाए तो फिर से ये देशव्यापी आंदोलन जो है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, बिल्कुल नैन्सी का यही कहना है कि अगर इस पर जल्द से जल्द सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई, ऑनलाइन जो बिक्री है दवाइयों की इस पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो जो आज ये हड़ताल है ये हम आगे भी लेकर जाएंगे। हालांकि आज हड़ताल सबसे पहली प्रायोरिटी सरकार की यही रहेगी नैन्सी कि जो हड़ताल है उसको जल्द से जल्द खत्म कराया जाए क्योंकि जो दुकान है, केमिस्ट है, मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो भी के सभी एक तरफा हड़ताल पर चले गए हैं जिससे वहां पर मुश्किलें जो हैं अब पेशेंट्स की बढ़ रही हैं जिनको ज्यादा दिक्कतें हैं। हालांकि स्टॉक जो है अस्पताल के अंदर वो थोड़ा बहुत है, अब वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा जिसके जो मेन कई दवाइयां ऐसी होती हैं जो बाहर से लेने पड़ते हैं उससे खासी दिक्कतें जो हैं अब पेशेंट्स को आने लगी है। कई इधर उधर जो है दवाई के लिए खुद अभी हमारी कई जो पेशेंट्स के परिवार वालों से बात की है उनका साफ कहना है कि जो डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी है वो कहीं नहीं मिल रही है क्योंकि तमाम केमिस्ट स्टोर्स जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। तो यहाँ पर पहली प्रायोरिटी अब सरकार के बताया जा रहा सूत्रों के मुताबिक यहाँ नैन्सी के एक मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन हालांकि खुद सेक्रेटरी जो है हेल्थ सेक्रेटरी उनकी तरफ से एसोसिएशन की तरफ से जब उनके बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है इस तरह का जो ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री को लेकर। उन्होंने साफ कहा है कि एक तरह से गैर कानूनी है तो कुल मिलाकर, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि बिक रही है। तो देखना होगा कि इसका असर तो है जो मेडिकल स्टोर जो केमिस्ट के जो है हड़ताल पर गए हैं इसका असर तो यहाँ पर देखने को जरूर मिल रहा है यहाँ पर नैन्सी।
चलिए, यानी कि ऑनलाइन बिक्री को लेकर, ऑनलाइन बिक्री होती है दवाओं की और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दवा के जितने भी व्यवसायी संघ हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि इस तरह से ऑनलाइन जो बिक्री होती है उसमें नकली दवा जो है वो बेची जाती है, जिसका सीधा असर पेशेंट को भी पड़ता है। इससे तमाम जानकारी के लिए सागर आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाने की योजना तैयार कर रही है, जिसे सभी राज्यों को लागू करना अनिवार्य होगा। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाने के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर रही है, जिसे लगभग 2 महीने के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार और श्रमिक संघ से बातचीत हो चुकी है। साथ ही दत्तात्रेय ने यह भी कहा कि देश में करीब 44 श्रम कानून हैं जो लगभग 50 साल पुराने हैं, जबकि सरकार इन्हें कम करके केवल 4 कानून ही बनाना चाहती है। मुंबई में किताब के विमोचन को लेकर हुए घमासान और विवाद के बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी आज दिल्ली आएंगे। आपको बता दें कि उनकी किताब के विमोचन के दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आयोजकर्ता सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिख पोती थी, जिसके बाद शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को शाबाशी दे डाली और कसूरी को देश के लिए खतरा बताया। सुधींद्र कुलकर्णी पर कालिख पोतने वाले कार्यकर्ताओं का मंगलवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ सम्मान किया बल्कि जमकर तारीफ की। मामले में सभी 6 आरोपियों की रिहाई के बाद उद्धव ने सभी को अपने आवास मातोश्री में मुलाकात की है। उद्धव ने कहा कि कुलकर्णी जैसे लोग भारत के लिए खतरा हैं। वहीं पाकिस्तान ने भारत को नसीहत भी दी है और कहा कि आगे इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। और इसी पर भारत ने भी कड़ी शब्दों में जवाब देते हुए कहा है कि भारत को पाकिस्तान के किसी भी लेक्चर की जरूरत नहीं है। देश में बढ़ते सांप्रदायिक माहौल का हवाला देकर इन दिनों साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में जानी मानी पंजाबी लेखिका और पद्मश्री से सम्मानित दिलीप कौर तिवाना ने आज अपना अवार्ड लौटाने का फैसला किया है। तो वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुरस्कार लौटाने वाले की घोषणा करने वालों में ज्यादातर लेखक ऐसे हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी को इस बारे में चिट्ठी तक भी नहीं लिखी है। जहां एक और देश में पुरस्कार लौटाने वालों की संख्या 2 दर्जन तक पहुंच चुकी है, तो वहीं साहित्य अकादमी को अब तक आधिकारिक तौर पर सिर्फ 8 साहित्यकारों की ओर से पुरस्कार लौटाने के फैसले की चिट्ठी मिली है। इनमें से सिर्फ 3 उदय प्रकाश, अशोक वाजपेयी, अमन सेठी ने पुरस्कार राशि और स्मृति चिन्ह लौटाया है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि सम्मान लौटाना साहित्यकारों का निजी फैसला है। तो वहीं बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने विरोध के तरीके पर आपत्ति जताई है। कहा ना कि अगर साहित्यकार अपना साहित्य लेखन का काम करते रहेंगे तो उनका सम्मान किया भी है, आगे भी करते रहेंगे। और अगर सम्मान के प्रति अगर उन्होंने जो विरोध की जो आवाज उठाई है और उसका जो तरीका है, उसका जो प्लेटफॉर्म है, मैं उसे उचित नहीं मानता हूँ। वैसे उनकी व्यक्तिगत आजादी है कि वो दिए हुए सम्मान को रखें, वापस करें, ये उनका व्यक्तिगत मसला है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन आपका देखिए, मुझको नहीं मालूम है किन कारणों से जो कारण जो है मीडिया में आ रहे हैं कि देश में जिस प्रकार से असहनशीलता बढ़ती जा रही है, उसके विरोध में इन मान्य लेखकों ने अपने अवार्डों को वापिस किया है या करने जा रहे हैं। इन लोगों को मैं एक बात से उन लोगों के साथ सहमत हूँ कि देश में जिसको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, हर एक आदमी को उसकी स्वतंत्रता होना चाहिए, उसकी आज़ादी होना चाहिए। लेकिन केवल मात्र 1-2 इंसिडेंट, 1-2 घटना के कारण इस प्रकार के, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सोची समझी कोई योजना लगती है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने के लिए बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन बिहार शरीफ आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पहले ही उनकी सभा में जमकर कुर्सियां चली।
भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें 40 से 50 लोगों के घायल होने की खबर भी है। घटना की सूचना मिलने के साथ ही अजय देवगन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। अजय देवगन के लौटने की सूचना मिलते ही बेकाबू भीड़ और भी आक्रामक हो गई। सिंघम ने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि आज बिहार शरीफ और नालंदा रैली में पहुंच नहीं पाने के लिए माफी मांगता हूं। बेकाबू भीड़ के कारण शासन ने अनुमति नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले महीने होने वाले ब्रिटेन के दौरे से पहले भारत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के 26 ठिकानों और प्रॉपर्टी का पता लगाया है। सूत्रों के मुताबिक भारत दाऊद के ब्रिटेन, यूरोप और अफ्रीका के ठिकानों की जानकारी ब्रिटेन को दे सकता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे से पहले भारत ये जानकारी ब्रिटेन के साथ साझा कर सकता है और इसके साथ ही भारत की दाऊद को पकड़वाने की अभिमान में ब्रिटेन की मांग कर सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत कभी भी दाऊद के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया था। मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद की 26 में से 14 प्रॉपर्टी ब्रिटेन में ही है। इसके अलावा दाऊद के बाकी ठिकाने पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका में भी हैं। हालांकि इनमें से कई संपत्तियां सीधे दाऊद के नाम पर नहीं है। ऐसे में भारत की एजेंसियों के सामने इन्हें दाऊद को साबित करने की भी चुनौती होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।